जी, आप अनम्यूट करिए, आप म्यूट हैं आप म्यूट हैं। प्रणाम, नमस्कार और आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जी, हाँ, ये कार्यक्रम लाइव हो चुका है। हाँ, कार्यक्रम लाइव हो जी, चुका है। जी, बिल्कुल प्रणाम, नमस्कार और आज हमारी परिचर्चा है मेरी पुस्तक परवरिश से बनते बिगड़ते रिश्ते। आज हम इस प्रबल भैया जी, अब थोड़ा-सा देखिए मेरा कुछ प्रॉब्लम कर रहा है मुझे लग रहा है। अब को मैं ये आमंत्रित करती हूँ, आप आएँ और इस कार्यक्रम को संचालित करें। जी। तो नमस्कार साथियों, नमस्कार। और आज हम विनीतांजलि पेज पर ये कार्यक्रम लेकर आए हैं और ये कार्यक्रम विनीतांजलि जैसे कि नाम से स्पष्ट है, विनीता लवानिया जी का कार्यक्रम है और उनका पटल है। और विनीता लवानिया जी को मैं समझता हूँ अभी फेसबुक में जो भी नाम लिखा हो, आपको मैं मित्रों से निवेदन है कि उनको आचार्य विनीता लवानिया जी नाम से जाना जाए। और क्योंकि वो आज अभी वो ज्योतिष की जो आप विद्या पूर्ण करके आप आचार्य का पद आपको मिल चुका है। तो आचार्य विनीता लवानिया जी की पुस्तक परवरिश से बनते बिगड़ते रिश्ते, इस पुस्तक के ऊपर हम दो परिचर्चाएं पहले कर चुके हैं और अब ये तीसरी परिचर्चा हमारी होगी। इस परिचर्चा में हमारे साथ लेखिका आचार्य विनीता लवानिया जी हैं, हमारे साथ डॉक्टर रामकरण साहू सजल जी हैं और हमारे साथ हैं राव शिवराज पाल सिंह जी जयपुर से। और मैं वार्ताकार प्रबल प्रताप सिंह राणा प्रबल। आज इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले चाहते हैं, बाकी काम करने से पहले कोई करें, कि विनीता लवानिया जी आए और अपनी सुमधुर कंठ से मां सरस्वती की वंदना करें। उसके पश्चात हम विधिवत आज के कार्यक्रम को चलाएंगे और उसकी सूची के हिसाब से कार्य करें। तो स्वागत है विनीता लवानिया जी, आप आए और मां सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करें। जी, स्वागत है। आवाज़ आ रही है मेरी वैसे? क्योंकि ये कुछ जी जी वो हो गया, जी, आ रही आवाज आ रही है। हैंग कर गया है और जी, दुर्भाग्य है कि विनीता लवानिया जी को हम नहीं सुन पा रहे हैं और वंदना उनको ही करनी है। जो जैसे ही वो जुड़ेंगी उन्हें हम वंदना करेंगे। तो आज के कार्यक्रम में हम बताएं कि ऐसा आज एक सूचीबद्ध तरीके से हम चर्चा करना चाहेंगे कि वार्ता के बाद में विनीता लवानिया जी को हम सबसे पहले आमंत्रित करेंगे और वो चर्चा करेंगी कि ये क्या भूमिका है, ये इस कार्यक्रम की भूमिका क्या है वो मैंने बता दी है, वो भी बताएंगे। और पुस्तक लिखने की क्या भूमिका थी, पुस्तक क्यों लिखी गई, इस बारे में 2-3 मिनट में बताएंगी। उसके पश्चात हमारे दोनों पैनलिस्ट डॉक्टर रामकरण साहू सज्जल जी और राव शिवराज सिंह जी कुछ विषयों पर, पुस्तक में बहुत सारे विषय टच किए गए हैं पूरे परवरिश के प्रारंभ से करके और अंत तक। हमने कुल मिला के इसमें 51 चैप्टर हैं। उन चैप्टर में से आप निश्चित रूप से बहुत सारे अलग अलग विषय लिए गए हैं। तो प्रारंभ में से कुछ विषय हम आज के कार्यक्रम में टच करेंगे। पहले दोनों कार्यक्रम हमारे थे, विद्वानों की राय थी पुस्तक के बारे में, पूरी पूरी पुस्तक के पूरे कलेवर के बारे में चर्चा करते थे। इस कार्यक्रम में, जो तीसरे कार्यक्रम में हमने विचार किया है कि हम लोग एक एक जो कि इसका चैप्टर उस पर बात करेंगे। तो विनीता लवानिया जी हाँ, परवरिश मैं के बारे में वंदना बात पर करेंगे आती हूँ और उसके क्योंकि बाद में प्रबल भैया वंदना मैंने शुरू की, मुझे लगता है वो हैंग हो रहा था ये, तो जी हाँ, मैंने अब शुरू तो वंदना की वंदना पर प्रारंभ रह करें। गई वो 2 ही जी लाइन, हाँ, मुझे लगता है आ पाई। जी तो वंदना प्रस्तुत करें आप। रीस्टार्ट हो गया ये तो अब ठीक है। चलिए, माँ शारदे के चरणों में आप सभी की ओर से मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वंदना पर आती हूँ। माँ सरस्वती आग्रह करूं, आओ हमारे घर
दीप जलाए हम खड़े माँ, कर दो तुम उपकार ओ मैया, कर दो तुम उपकार। स्नेह की बाती जली आशाओं के हार, स्नेह की बाती जली आशाओं के हार। विद्या का वरदान दो माँ, पढ़े हमारा परिवार ओ मैया, पढ़े हमारा परिवार। वीणा पुस्तक धारिणी माँ, विद्यादायिनी आप, वेद त्रयी ब्रह्माणी माँ, हंसवाहिनी आप ओ मैया, हंसवाहिनी आप। जीवन ज्योतिर्मय करो माँ, दूर करो अज्ञान, संयम सत्य स्नेह दो माँ, बना रहे स्वाभिमान ओ मैया, बना रहे स्वाभिमान। श्वेत वस्त्र धारण किए, हाथ कमंडल धार, ज्ञान सुधा बरसा दो माँ, हम पे अपरंपार ओ मैया, हम पे अपरंपार। जय मां शारदे। माँ शारदे की वंदना आपने बहुत मन से और अच्छी वंदना प्रस्तुत की। बहुत बहुत आभार आपका माँ शारदे की वंदना के लिए। और विधिवत हम चाहेंगे कि कार्यक्रम प्रारंभ हो, तो हम चाहेंगे कि आप सबसे पहले प्रारंभ करें। पुस्तक का लिखने का कैसे विचार आया, और आपने ये जो परवरिश से बनते बिगड़ते रिश्ते, तो परवरिश के बारे में कुछ बताएं आप। इसके बाद में हम अगले पैनलिस्ट को बुलाएंगे और डॉक्टर रामकरण साहू जी को बुलाएंगे। उससे पहले आप 5 मिनट में संक्षेप में बता पाएं कि आप कैसे विचार आया कि परवरिश के ऊपर किताब लिखी जाए, और परवरिश वास्तव में क्या है, इसमें संक्षेप में कुछ बताएं। मैं आपको बताती हूँ कि ये विचार मेरे मन में कैसे आया। सबसे पहले अक्सर जब हम देखते हैं, जब हम कहीं जाते हैं, और मैं देखती थी कि बच्चे माँ को तंग कर रहे हैं या माँ बच्चों से तंग हो रही है। और कभी मैं देखती कि बच्चे मॉल में देख रही हूँ, अच्छे बच्चे, और जमीन पे लेट जाते हैं जिद करने के लिए, किसी चीज को लेने के लिए। और तो मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं हमारे जो पेरेंटिंग है, परवरिश में कहीं ना कहीं कमी है, अन्यथा बच्चे इतनी जिद्दी कैसे हो सकते हैं। तो और कुछ मैं माओं को देखती थी कि बच्चे ने एक बार रोना शुरू किया तो फट से लेके, अरे लो ये लो, चुप हो जाए बस बच्चा, किसी तरीके से मुझे मोबाइल में बिजी रहना है तो मुझे बस मोबाइल लेने दे, या मैं किसी और काम में व्यस्त हूं तो बस मुझे वो करने दे और ये बीच में ना आए। तो इस तरीके से क्या करते हैं, बच्चों को हम खुद उस जगह पर लाके खड़ा कर देते हैं और फिर वो एक उसको हमारी कमजोरी समझने लगते हैं। और वो अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चा, उसको मालूम पड़ जाता है मेरे रोने से माँ ये चीज दे देगी, तो बच्चा फट से रोना शुरू कर देता है कि मुझे वो चीज मिल जाएगी। बच्चों के अंदर भी दिमाग होता है इस चीज के लिए। तो ये सब चीजें जब मैं देखा करती थी तो मेरे को मन में ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं किसी न इस चीज पे हमें कुछ लिखना चाहिए कि अगर हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ना ये जो बच्चे सड़क पे बिखर जाते हैं, और माओ को उस टाइम पे बड़ा खराब फील होता है कि अरे मेरा बच्चा वहां मॉल में लेट गया जमीन पे जिद के मारे, उस टाइम खराब होता है। लेकिन वो
अगर शुरू से थोड़ा सा ध्यान दें बच्चों पे तो ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा सोचते सोचते ही मन में विचार आया और मैंने लिखना शुरू कर दिया कि देखती हूँ, पहली किताब थी मेरी। अब मैंने सोचा कि कविताएं तो बहुत थी मेरे पास भी, मैं कर सकती थी, परंतु मेरा जो पहला विचार था उसको मैंने किताब का लिखना शुरू कर दिया। तो जी इस प्रकार ये मेरी जो किताब का विचार आया और ये शुरू हुई और आप सभी के सामने आई। जी, मैं समझता हूँ आपने ये विचार बताया कि किताब का विचार आया, किस विषय पर लिखें, विषय आपका निश्चित हो गया। और हाँ, मैं समझता हूँ कि चर्चा करने के लिए राव शिवराज पाल सिंह जी, उन्हें समय लगेगा, जुड़े हुए हैं लेकिन अभी वो वक्तव्य देने की स्थिति में नहीं है। तो जी, मैं चाहूंगा डॉक्टर रामकरण साहू जी को आमंत्रित करना, लेकिन आमंत्रित करने से पहले मैं एक थोड़ा सा वाचन करना चाहूंगा। वाचन यानी कि इस पुस्तक की भूमिका में जो शब्द डॉक्टर रामकरण साहू जी ने लिखे हैं, मैं उन शब्दों का वाचन करना चाहूंगा, जिससे कि एक तो दृष्टि सभी को प्रतीत हो कि दृष्टि कैसी लेखिका की है, और लेखिका के साथ जो भूमिका और या शुभकामनाएं इस रूप में जो भी कहते हैं, और एक विद्वानों के द्वारा होता है, तो मैं चाहूंगा कि जो विद्वान हमारे साथ हैं उनके द्वारा जो शब्द दिए गए, शुभकामना दी गई, या एक उसे आंशिक समीक्षा भी कह सकते हैं, पुस्तक की पांडुलिपि पढ़ने के बाद में दी जाती है, तो मैं बताना चाहूँ। तो आपने लिखा है, संबंधों की पोषक लेखिका विनीता लवानिया। संबंधों की पोषक, संबंध सभी के साथ होते हैं, लेकिन उनको पोषण करना, उनको संभाले रखना, और निश्चित रूप से उसका एक आपने उपाधि दी है, एक संबल दिया है, एक बताया है कि विनीता लवानिया जी की ये गुण है, तो इस गुण के व्यक्ति जो होगा निश्चित रूप से लिखेगा, और संबंधों पर ही रचना है ये। तो प्रिय सम्मानित बंधुओं, संबंध शब्द किसी एक को दूसरे के साथ कहीं ना कहीं जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। किसी के हृदय में किसी के प्रति आकर्षण का उद्भव होकर वह सफलता को तब तक नहीं प्राप्त कर सकता जब तक दोनों आकर्षण के मध्य संबंध शब्द को स्थान न दिया जाए, या फिर संबंध शब्द को न स्थापित किया जाए। दो भावनाओं, दो संस्कृतियों, दो संस्कारों, दो विचारधाराओं एवं किन्हीं दो वर्गों के आपसी तालमेल की प्रगाढ़ता उन दोनों के द्वारा अपनाए गए संबंधों पर निर्भर करती है। निश्चित रूप से संबंध में जहां तक हम परिवार के अंदर की बात करते हैं, वो हम मिलता है कि किसने किसके प्रति अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का कितना प्रयोग एवं पालन किया है, जो संबंध की वास्तविक व्याख्या करता है। किसी प्रकार के उत्पन्न गतिरोध को आपस में बैठकर संपूर्ण सूझबूझ के साथ माधुर्य वातावरण में समस्या के समाधान तक पहुंचना संबंधों पर और उनकी प्रगाढ़ता पर निर्भर करता है। शायद परिवार के एकीकरण एवं व्यक्ति की लोकप्रियता का यही कारण है। मित्रों, वर्तमान के परिवेश में तथा व्यस्तम जीवन की दौड़ में परिवार को समुचित मात्रा में समय न देने के कारण परिवारों में विखंडन और विचारों में मतभेद देखने को मिलता है। प्रिय मित्रों, उपरोक्त क्रम में आगरा उत्तर प्रदेश में जन्मी, एमए, बीएड, एमबीए की शिक्षा से परिपूर्ण तथा विभिन्न विधाओं की रचनाओं में दक्षता रखने वाली विदुषी लेखिका परम आदरणीय विनीता लवानिया जी की पुस्तक परिवारिश से बनते बिगड़ते रिश्ते मेरे पास वास्तविक भूमिका के लिए प्राप्त हुई। मैंने पुस्तक को अच्छी तरह से एक बार नहीं अपितु कई बार पढ़ा। पुस्तक में लेखिका महोदया ने उन सभी कारणों को दर्शाते हुए उनके निवारण की विस्तृत चर्चा की है, जो किसी प्रकार के संबंधों को प्रदूषित कर सामाजिक ताना बाना को खंड खंड कर देते हैं। पुस्तक में दोनों यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों लिंगों के रिश्तीय संबंधों के संदर्भ में वृहद चर्चा की गई है। पुरुष वर्ग में जहां परदादा, दादा, पिता, चाचा, भाई, पुत्र, पौत्र, नाना, मामा, फूफा, मौसा, जीजा, साला आदि रिश्तों पर मधुरिम विचार करने का सफल प्रयास किया है, वहीं स्त्री वर्ग के परदादी, दादी, माँ, चाची, बहन, बेटी, पौत्री, नानी, मामी, बुआ, मौसी, साली आदि रिश्तों में स्नेहिल विस्तृत चर्चा पर चर्चा की गई। लेखिका महोदया ने अपनी इस एकल पुस्तक परवरिश से बनते बिगड़ते रिश्ते के अंदर विभिन्न पहलुओं पर क्रमशः परवरिश, रिश्ते, शिशु की योजना, एकल शिशु, अनुभव साझा करना, कहानी की सीख, बचपन, स्वयं को बदलो, भविष्य की चर्चा, विवाह, प्रेम पीड़ा, दादी नानी की स्नेह छाया, चाची ताई और मामी का स्नेह, मौसी और बुआ का स्नेह, सास बहू, बहू भी बेटी है, एकल परिवार, एकल संतान, संयुक्त परिवार आदि आदि बिंदुओं पर बिंदुवार प्रकाश डालने का सफल प्रयास किया है। पुस्तक के अध्ययन से स्पष्ट होता है
कि लेखिका कहीं न कहीं संबंधों की घनीभूत पीड़ा को नजदीक से देखा है और समाज के बिगड़ते स्वरूप को पुनः एक बार सही दिशा में लाने के लिए संवेदनशील है, जो समाज का एक जागरूक मानव प्राणी ही कर सकता है। और अंत में आप लिखते हैं कि पुस्तक परवरिश से बनते रिश्ते बिगड़ते रिश्ते के लेखन में लेखिका परम आदरणीय अमृता लवानिया जी की अकथनीय श्रम एवं बौद्धिकता की मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूँ, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इस बात की गवाही उनकी कलम देती है। पुस्तक परवरिश से बनते बिगड़ते रिश्ते के लेखन, संपादन, प्रकाशन आदि में परोक्ष अपरोक्ष रूप से सहयोग करने वाले प्रत्येक हस्ताक्षर को धन्यवाद निवेदित करते हुए, पुस्तक की सफलता की कामना करते हुए अपना मत एवं विश्वास प्रकट करता हूँ कि आने वाले समय में यह पुस्तक सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों के संबंध में एक मील का पत्थर साबित होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आकाश वर्ष शुभकामनाओं के साथ डॉक्टर रामकरण साहू सज्जल, ग्राम व पोस्ट बबेरू, जनपद बांधा, उत्तर प्रदेश। तो आदरणीय हमारे साथी बैठे हैं और मैंने उनका ही कथन पढ़ा है, इसलिए कि हमारे साथी जान पाए कि ये विद्वान जो हैं, इनका पहले ही समीक्षा कर चुके हैं पूरी पुस्तक की, लेकिन वो शुभकामनाएं थी। शुभकामनाओं में सिर्फ हम संबोधित करते हैं, सिर्फ पाठक होता है, एक एक कहते हैं ना कि एक गवाह की तरह से होता है, और संबोधन हम कहीं न कहीं करते हैं लेखक लेखिका को नेपथ्य में रख के। तो लेकिन अब चर्चा की बात आ रही, वार्ता करते हैं, तो वार्ता विशद रूप से आप करेंगे। तो आदरणीय डॉक्टर रामकरण साहू जी, आपका स्वागत है। आप इस पुस्तक में चर्चा किए हुए विषय में से किसी एक विषय पर आप चर्चा करें। आपका स्वागत है, डॉक्टर रामकरण साहू सज्जल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस पुस्तक पर चर्चा के कार्यक्रम में गीतांजलि फेसबुक के माध्यम से हम सभी लोग उपस्थित हैं। स्क्रीन में सबसे ऊपर एक तरफ इस पुस्तक की लेखिका, और जैसा कि मुझे भी अभी पता चला कि आपको आचार्य की डिग्री प्राप्त हो गई है, तो सबसे पहले तो मैं हृदय की अनंत गहराई से आपको इस आचार्य की डिग्री, जिसको हम पराय स्नातक स्तर की कहते हैं, और इस डिग्री को हमारे देश के अंदर डॉक्टर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी, जो विश्व की सबसे बड़ी एक शैक्षिक संस्था है, विश्व की, भारत की नहीं, विश्व की, वह प्रदान करती है। तो पहले तो मैं हृदय की अनंत गहराई से एक बार पुनः अपनी प्यारी लाडली बहना विनीता लवानिया जी को इस विभूषण विभूषित अलंकार के लिए हृदय की अनंत गहराई से कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम का सफल संचालन जिनके हाथ में है, जिनके संचालन में कई एक बार अपनी बात कहने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, परम आदरणीय श्रद्धेय कुंवर प्रबल प्रताप सिंह जी राणा, प्रबल भैया, बहुत ही सुस्पष्ट, मर्यादित और क्रमबद्ध तरीके से आपका संचालन होता है, बहुत ही शानदार संचालन होता है। आपको भी मैं हृदय की अनंत गहराई से धन्यवाद निवेदित करता हूं। और आज की वार्ता में जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं, आपके साथ मुझे तीसरी बार यह मंच साझा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। परम आदरणीय श्रद्धेय राव शिवराज पाल सिंह जी, आप बहुत ही विद्वान, और आपके विषय में चूंकि आपके साथ मैं 2 बार चर्चा कर चुका हूं, तो मुझे कहीं कहने में संकोच नहीं लगता कि आप का एक जो अन्वेषणीय दृष्टिकोण है,
किसी भी संदर्भ में अन्वेषण करना, खोज करना, आपके तर्क मुझे बहुत पसंद आते हैं। मैं परम आदरणीय श्रद्धेय राव शिवराज पाल सिंह जी का हृदय की अनंत गहराई से साधुवाद निवेदित करता हूं। आज तीसरी बार उनके साथ चर्चा करने का अवसर मिला और जितने भी दर्शक दीर्घा में बंधु सुन रहे हैं या फिर इस ऑडियो वीडियो को आने वाले समय में सुनेंगे, हमारी तरफ से पोस्ट होगा, परम आदरणीय राव साहब की तरफ से पोस्ट होगा, परम आदरणीय प्रबल भैया की तरफ से पोस्ट होगा, परम आदरणीय लावनिया जी की तरफ से पोस्ट होगा। हम सभी लोग अपने अपने फेसबुक अकाउंट में और अपने जनरल अकाउंट में इसको पोस्ट करेंगे। उसको भी जो सुनेंगे, आज जो सुन रहे हैं वो तो सुन ही रहे हैं, इसके बाद भी जो लोग सुनेंगे उनको भी मैं हृदय की अनंत गहराई से धन्यवाद करता हूं। चर्चा का विषय आया, बिल्कुल चर्चा होगी परवरिश से बनते बिगड़ते रिश्ते। वाकई जिस पुस्तक का नाम ही ऐसा हो, परवरिश से बनते बिगड़ते रिश्ते, तो जरूर विचार करने की आवश्यकता है कि फिर पुस्तक के अंदर क्या होगा। एक बड़ी सी बात आप हम लोग देखते चले आ रहे हैं, जब किसी के संदर्भ में बात होती है तो अमूमन तौर पर कह दिया जाता है कि जब नमूना ही इतना बेहतरीन है तो सामग्री तो बेहतरीन होगी ही। तो जब पुस्तक का नाम ऐसा है, परवरिश से बनते बिगड़ते रिश्ते, तो उस पुस्तक के अंदर क्या होगा। और मेरे द्वारा लिखी गई भूमिका पर जिसका सुवाचन परम आदरणीय श्रद्धेय प्रबल भैया ने किया, वाकई उस भूमिका को लिखने के बाद पुस्तक को मैंने एक दो बार नहीं कई बार पढ़ा है। और मेरी एक आदत है, जो भी पुस्तकें मेरे पास वास्तविक भूमिका की आती हैं, अगर किसी ने कह दिया कि भैया 2 दिन में दे दीजिएगा, तो उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर लेता हूं कि इस संबंध में आप फिर किसी और से बात कर लीजिए। मैं तो आपको तभी दे पाऊंगा जब आप मुझे उचित समय देंगे। जब तक मैं पुस्तक के अंदर देखूं ना कि क्या है, फिर मैं क्या लिख दूं, ये संभव सा नहीं। और मेरे यहां लिस्टेड है, यह 114 नंबर की पुस्तक थी जिसकी भूमिका मैंने लिखी थी। लावनिया जी की जो पुस्तक थी परवरिश के बनते बिगड़ते रिश्ते, ये 114 नंबर की पुस्तक थी। इसके पहले 113 पुस्तकों की भूमिका मैं लिख चुका था। अब तो संख्या और काफी आगे जाकर के पहुंच गई है। तो जैसा कि प्रबल भैया ने कहा कि आज हम एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे, बिल्कुल सही बात है। पुस्तक में बहुत से बिंदु हैं, क्योंकि परवरिश के बहुत से आयाम होते हैं, संबंधों के बहुत से आयाम होते हैं। ये सारा सब कुछ निर्भर करता है केवल 2 पर, लेकिन इसके पहलू बहुत होते हैं। तो एक बिंदु पर जैसे चर्चा करने की चर्चा आई, तो चलिए मैं आज अपनी चर्चा को प्रारंभ करता हूं एक ही बिंदु से, और वह बिंदु है एकल संतान या एकल शिशु, जिसकी अवधारणा इस समय बहुत बड़े पैमाने पर चल रही है। समय समय पर इस बात की संख्या पर अलग अलग पैमाने पर जोर दिया गया। कभी कहा गया कि जनसंख्या के नियंत्रण में 2 बच्चे और 1 बच्ची। फिर कहा गया कि और जनसंख्या के नियंत्रण में 2 ही बच्चे, सबसे अच्छे, सीमित परिवार, बेहतरीन परिवार। उससे भी आगे बढ़ करके
इस पुस्तक का एक चैप्टर है, पृष्ठ संख्या 8, 9, 10 पर इसका उल्लेख है। इस पुस्तक की पृष्ठ संख्या 8, 9, 10 पर एकल शिशु। अब आप केवल इतना आप हम लोग मान लें कि जिस देश की, जिस परिवार की अवधारणा केवल एकल शिशु की होगी, उस अवधारणा के लिए आने वाले समय पर देश की और समाज के संबंधों की क्या स्थिति होगी। मुझे लगता है कि एकल शिशु पर रिश्ता टूट जाएगा भाई भाई का, क्योंकि शिशु एकल होगा ना, तो न उसका छोटा भाई होगा और न उसका बड़ा भाई होगा। रिश्ता टूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा भाई भाई का रिश्ता। एकल शिशु पर रिश्ता टूट जाएगा भाई और बहन का, या तो बहन होगी या तो भाई होगा, दोनों नहीं होंगे। एक तो रिश्ता विखंडित नहीं, समाप्त हो गया भाई भाई का, और दूसरा रिश्ता टूट गया भाई और बहन का। और फिर एकल शिशु पर एक रिश्ता टूट जाएगा चाचा का। जब भाई का रिश्ता टूट जाएगा तो भाभी का रिश्ता अपने आप समाप्त हो जाएगा। जब बहन का रिश्ता टूट जाएगा तो जीजा का रिश्ता अपने आप में समाप्त हो जाएगा। और जब संतान एकल होगी, शिशु एकल होगा, तो फिर उसके चाचा का रिश्ता टूट जाएगा, तो चाची का रिश्ता अपने आप टूट जाएगा। उसके दादा का रिश्ता टूट जाएगा, तो उसकी बड़ी मां का रिश्ता अपने आप टूट जाएगा। एकल शिशु के कारण समाज के सारे संबंध टूट जाएंगे। और फिर क्या होगा? होगा क्या? इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा कि आने वाले समय में समाज ही समाप्त हो जाएगा। लावनिया जी ने स्पष्ट इस पर अपनी कलम को बेबाकी के साथ चलाते हुए, बेझिझक चलाते हुए, जिसने जोर दे करके कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, जनसंख्या उन्मूलन होना चाहिए, जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, हम कैसे उसका भरण पोषण करेंगे, उन सारे लोगों के तथ्यों पर कठोर प्रहार करते हुए लावनिया जी ने लिखा है कि अगर समाज की केवल एकल शिशु की अवधारणा रही तो समाज ही नेस्त नाबूद हो जाएगा। कैसे? उसका उन्होंने उदाहरण भी दिया। हम देखें, सोचें, हम थे, हमारे पहले हमारे पिताजी थे, हमारी माताजी थी। हमारे पिताजी और हमारी माताजी ने एकल शिशु की अवधारणा की, तो मैं आया, अकेले मैं आया, क्योंकि एकल शिशु की अवधारणा है। और जब एकल शिशु की अवधारणा है तो हमारे माता पिता 2 और मैं आया 1। अब मेरे लिए कहीं पत्नी चाहिए। जिस परिवार में बच्ची है उस परिवार की भी अवधारणा एकल है, एकल शिशु की अवधारणा है, तो वहां केवल बच्ची है। अभी तक कितने लोग थे? मेरे माता और मेरे पिता 2, मेरी होने वाली पत्नी के माता और पिता 2, अर्थात 2 धन 2 बराबर 4। और फिर एकल शिशु की अवधारणा से मैं अपने परिवार पर एकल और मेरी पत्नी अपने परिवार में एकल, अर्थात अभी तक जहां 2 धन 2 बराबर 4 थे, वहां दूसरी पीढ़ी में बचे 1 धन 1 बराबर 2। एक ही पीढ़ी में, एक पीढ़ी का मतलब अधिकतम 60 साल मान लीजिए, 70 साल मान लीजिए, 75 साल मान लीजिए, 65 साल मान लीजिए। 60-65 साल के अंदर जनसंख्या कितनी हुई? सीधे 1/2। और रिश्ते कितने टूटे? सारे। मेरे यहां से सारे रिश्ते खत्म हो गए। न मेरा कोई छोटा भाई है,
न मेरा कोई बड़ा भाई है, न मेरी कोई भाभी है, न मेरी कोई लहुरी है, न मेरे चाचा हैं, न मेरी चाची है, न मेरे दादा हैं, न मेरी बड़ी माँ है। फिर चूंकि एकल परिवार की अवधारणा थी तो मेरे पिताजी हुए और मैं हुआ, तो इसके बाद न मेरे बुआ है और न मेरे फूफा है। बचा क्या? कुछ नहीं। सीधे एक पीढ़ी में हमारी आबादी 1/2 हो गई, जनसंख्या हमारी 1/2 हो गई। और फिर इसके बाद एकल शिशु की अवधारणा मैंने की, तो मेरे यहां एक बेटी ने जन्म ले लिया और हमने कहा कि एकल शिशु ही पर्याप्त है। अगले को खोजा, उनके यहां भी एकल शिशु है, एक बालक है, उन दोनों की शादी हो गई। तो अब हम और हमारी पत्नी 2, और जहां हमारी बेटी को जाना है वहां उनके पिताजी और माताजी 2, उनके एक पुत्र, मेरी एक पुत्री, और फिर उसका संबंध हुआ। तो फिर दूसरी पीढ़ी में सीधे सीधे जनसंख्या 1/4 हो गई। और ज्यादा बात नहीं करता प्रबल भैया मैं, अगर हमने 5 से 7 पीढ़ी की बात कर ली, 5 से 7 पीढ़ी अर्थात केवल 250-300 वर्ष, वो पता चलेगा कि जनसंख्या नियंत्रण नहीं, जनसंख्या समाप्तिकरण की योजना पर हम आगे बढ़ जाएंगे। संबंध तो सारे चले ही जाएंगे, जितने भी संबंध आज हैं। आज आप संबंधों की व्याख्या करिए। एक शिशु जैसे ही मां के उदर से बाहर आता है, गणना कर लीजिए हाथ के पोरों पर उसको लगभग 36 से 38 संबंध उसको मिलते हैं। वो 36-38 संबंध लेकर के आता है, अपने ताऊ से लेकर के और अपने समकक्ष तक के। ये सारे संबंध समाप्त हो जाएंगे, बचेगा क्या? केवल एकल और एकल, एकल और एकल। इसलिए ऐसी अवधारणाओं की ज्यादा आवश्यकता नहीं। हमारा भारत लेखन के संबंध में मैं दस्तावेजीय बात करता हूं। विश्व का सबसे पुराना इतिहास भारत के पास दस्तावेजीय इतिहास है। आज हम 2025 में खड़े हैं, हमारे पास 2172 वर्ष ईसा पूर्व तक का लिखा पढ़ी में दस्तावेजीय इतिहास उपलब्ध है। अर्थात हमारे पास तकरीबन 4200 वर्ष का लिखा पढ़ी में दस्तावेजीय इतिहास है। और ऐसी अवधारणाओं से बिल्कुल समाज समाप्त हो जाएगा। हम जहां अवधारणा करते हैं, हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि ये पृथ्वी जाने कितने लाखों वर्ष पहले अपने अस्तित्व में आई थी, और पृथ्वी के अस्तित्व में आने के बाद ही प्राणी अस्तित्व में आया। जब पृथ्वी और प्राणी वहां से चलते 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 आज इस स्थिति में मानव आ पहुंचा है। पहले मानव कैसा था? पूंछ थी, आंखें अलग प्रकार की थी, नाक अलग प्रकार के थे, उसका स्वरूप अलग प्रकार का था। उस पर परिवर्तन होता गया समय के आधार पर। हमने देखा है 6.5 फुट और 6.25 फुट के जवान, आज देखे जा रहे हैं 4.25 फुट के लोग, 5 फुट के लोग। समय के आधार पर परिवर्तन बराबर होता चला आ रहा है। तो ऐसी स्थितियों में जो एकल शिशु की अवधारणा पर परम आदरणीय पुस्तक परवरिश से बनते बिगड़ते की लेखिका, मैंने अपनी भूमिका पर लिखा है स्पष्ट
कि कहीं ना कहीं विद्वान लेखिका परवरिश के घनीभूत पीड़ा की अभिभूत को महसूस करती हैं। तब तो उन्होंने क्यों ऐसी कलम चलाई, बेपरवाह होकर के, बेफिक्र होकर के, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ। आखिर संतान पर परवरिश का क्या महत्व पड़ता है। और मैं बता दूं कि परवरिश का महत्व क्या पड़ता है। हमारी संतान बिल्कुल एकदम से कच्ची मिट्टी का लोथड़ा है। हमारी संतान बिल्कुल एकदम से कच्ची मिट्टी का लोथड़ा है। अभी 4-5 दिन पहले मैंने एक अगेय रचना अपने अकाउंट पर पोस्ट की थी और उस पर लिखा था कि प्राणी जब परम तत्व के समीप होता है तब उसका ज्ञान स्थिर होता है। इंसान का जन्म स्थिर ज्ञान पर होता है और फिर स्थिर ज्ञान से वह चंचल चरम ज्ञान तक पहुंचता है। स्थिर ज्ञान पर इंसान का जन्म होता है और इसके बाद वह चंचल ज्ञान के मार्ग पर चल करके उसके चरम सीमा तक पहुंचता है और फिर वह उस चरम सीमा से घटते 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 जब उसका ज्ञान फिर स्थिर हो जाता है तब वो परम तत्व में विलीन हो जाता है। अर्थात इंसान का आदि और अंत दोनों स्थिर ज्ञान पर निर्भर करता है और स्थिर ज्ञान ही प्राणी की प्राण वायु को उस परम तत्व से जोड़ता है। एक अगेय रचना मैंने 27-28 पंक्ति की अभी मुश्किल से एक हफ्ता के अंदर ही अपने अकाउंट पर पोस्ट किया है। विद्वानों ने बहुत उस पर अपने ढंग से विवेचना की, अपने अपने कमेंट दिए हैं। जी, स्वागत रहेगा उस रचना का, स्वागत रहेगा आदरणीय। वो रचना अगर मिलती है तो उससे कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शन मिलेगा उससे रचना से, और आपकी बात की पुष्टि होगी और सभी को ज्ञान भी मिलेगा, मैं समझता हूँ। स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल यथार्थ कहा और आपकी बात को मैं बिल्कुल हृदय से लेता हूं और बिल्कुल उस रचना को मैं आपके समीप तुरंत रखने का प्रयास करता हूं। मैंने जो वो रचना रखी थी वो रचना मैं बिल्कुल आपके समक्ष बिल्कुल रखता हूं और बहुत ही अपने आप में अनूठी वो रचना है। मैं बिल्कुल अपने अकाउंट पे जाकर के उसको देख रहा हूं, क्योंकि मैं खोजने का प्रयास कर रहा हूं बिल्कुल उस रचना को। जी मिली। जीवन केवल चलना जीना ही नहीं, जीवन केवल चलना जीना ही नहीं है, बल्कि अपनी हर राहों के कंकड़ पत्थर गड्ढे खाई मित्र शत्रु दिन रात हानि लाभ यश अपयश सुख दुख आदि आदि का समझना है। जीवन केवल चलना जीना नहीं है, बल्कि अपनी हर राहों के कंकड़ पत्थर गड्ढे खाई मित्र शत्रु दिन रात हानि लाभ यश अपयश सुख दुख आदि आदि का समझना है। जीवन एक स्थिर ज्ञान से प्रारंभ होकर चंचल ज्ञान की चरम सीमा तक पहुंचकर पुनः स्थिर ज्ञान में समाप्त होती सतत प्रक्रिया है। जीवन इस एक स्थिर ज्ञान से प्रारंभ होकर चंचल ज्ञान की चरम सीमा तक पहुंचकर पुनः स्थिर ज्ञान में समाप्त होती एक सतत प्रक्रिया है। ज्ञान परम तत्व के समीप पहुंचकर स्थिर हो जाता है, यह किसी का मत नहीं। ज्ञान परम तत्व के समीप पहुंचकर स्थिर हो जाता है, यह किसी का मत नहीं है, अपितु एक प्रयोग है।
यह कोई अंकनीय पुस्तकीय सूक्ति नहीं, यह कोई अंकनीय पुस्तकीय सूक्ति नहीं है, जबकि अनुभव करने का विषय है। पिंडीय संरचना के उपरांत उसमें प्राणवायु का प्रवेश तथा अंत में प्राणवायु निष्कासन के समय में ज्ञान का शून्य अर्थात स्थिर हो जाना। ज्ञान का शून्य अर्थात स्थिर हो जाना ही जीवन का आदि और अंत है। जीवन के प्रतिभवीय लक्ष्यों की खोज करना, प्राप्त करना, स्वयं में धारण करना, यह बहुमूल्य जीवन की शायद धारणा हो। जीवन बहुविषयों की कक्षा है। जीवन बहुविषयों की कक्षा है, जिसका प्रारंभ और समापन स्थिर ज्ञान से होता है। जीवन बहुविषयों की कक्षा है, जिसका समापन और प्रारंभ स्थिर ज्ञान से होता है। स्पष्ट लिखा गया और स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। तो मेरे कहने का आशय कि वाकई विद्वान लेखिका परम आदरणीय लावनिया जी ने जो अपनी कलम से एकल चित पर अपनी चोट की है, वह बहुत ही मार्मिक और बहुत ही मजबूत है। हमें स्वीकार करना चाहिए, यदि हमारी अवधारणा एकल चित की हो जाती है तो समाज के सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं, टूट नहीं जाते, समाप्त ही हो जाते हैं। इसलिए ऐसी अवधारणा को एक किनारे रख करके हम अपने संबंध इस समाज में दे सकें या समाज में बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी अभी बात को यहीं पर विराम देता हूं और मंच को सौंपता हूं आदरणीय भैया प्रबल जी को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शाबाश। बहुत बहुत आभार आदरणीय। आपने एकल शिशु के बारे में जो चर्चा की, आपने विनीता लवानिया जी, आचार्य विनीता लवानिया जी का जो पक्ष है, जो लेखन था उनका, मूल रूप से जो उन्होंने बात लिखी थी, जो उनका आशय था, उस आशय को आपने सही तरीके से इंगित किया और इंगित करते हुए सबसे बड़ी बात वो लगी, यद्यपि आपने अपनी मीमांसा में बहुत सारी बातें कही, लेकिन जो आपने पहले प्रस्तावना के लिए कहा था कि पहले नारा होता था कि बस 2 या 3 बच्चे होते हैं घर में अच्छे, तो 2 या 3 हैं तब तक था, तो 2 लोगों के बच्चे 2 होंगे 3 होंगे तब तक भी ठीक है और कुछ ना कुछ वृद्धि की गुंजाइश थी। उसके बाद में आ गया हम 2 हमारे 2, और अब तो हम 2 हैं, ये भी होना बहुत मुश्किल है। पहले हम 2 ना होना मुश्किल है, और हम 2 अगर हैं तो एकल परिवार तो कम से कम विनीता जी ने चर्चा की, एकल परिवार तो वो हैं जो कि परवरिश करनी है तो पुस्तक लिखी, इसलिए एकल परिवार तक है। स्थिति और भी भयानक हो गई है, लोग एक संतान भी शायद कई बार कुछ लोग नहीं चाहते। कभी और विषय, किसी और विषय में चर्चा होगी, इस बारे में चर्चा करें, लेकिन आपने जो विनीता जी ने रेखांकित किया है वो आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया आपने, और उस भीषण जो उसके परिणाम आने वाले हैं वो भी आपने बताया गणित के माध्यम से, समाज के माध्यम से, कि निश्चित रूप से विज्ञान और समाज का संबंध है और सीधा सीधा है। जब घटेंगे तो हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से घटेंगे, हम सीधे सीधे एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से नहीं घटेंगे, ज्योमेट्रिक से घटेंगे, क्योंकि 2 के 4 और 4 के 8 होने हैं निश्चित रूप से, तो वो प्रोग्रेशन आएगा और घटना भी उससे बहुत भयंकर होगा। जो गणना आपने की वो बहुत भयंकर परिणाम दिलाती है, और निश्चित रूप से बहुत अच्छा विचार आपका और चेतावनी आपकी समाज को। और ये पुस्तक यदि ये संदेश भी दे सके इस चैप्टर के माध्यम से, तो बहुत बड़ी सफलता हुई विनीता जी की, और हम सब लोग चर्चा करें इनकी भी सफलता होगी। तो आदरणीय, और अब हम चाहेंगे कि आगे बढ़ें, और आगे बढ़ने से पहले हम विनीता जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने पुस्तक तो पूरी अच्छी लिखी है, उसमें जो चैप्टर पसंद किया डॉक्टर रामकरण साहू जी ने, वो बहुत एक सामाजिक महत्व का भी है, देश के महत्व का भी है, और कहीं ना कहीं हिंदू समाज के महत्व का है। कि जब हम चर्चा करते हैं भारतीय समाज का, तो भारतीय समाज में बहुसंख्यक समाज हिंदू है, और जो कि हमारा सनातन धर्मी है, भले वो उसमें सरदार हों यानी सिख हों, भले जैन हों, भले उसमें बौद्ध हों, वो सभी संप्रदाय हैं हमारे सनातन धर्म के। बाकी जो ईसाई धर्म के जो लोग हैं और जो आपके मोहम्मडन हैं, मुस्लिम धर्म के हैं, उनके यहाँ तो निश्चित रूप से वंश वृद्धि अधिक बढ़ती है, ईसाइयों में भी और मुस्लिमों में, तो वहाँ कोई शायद संकट नहीं है। तो हो सकता है कि उनकी वंश वृद्धि जो कि बड़ा एक्सपोनेंशियल हो रही है, उसकी वजह से कुछ दिन तक परिणाम, जो भयंकर परिणाम है देश की टोटल जनसंख्या पे न पड़े, लेकिन मिला के सनातनियों की
भारत की जो मूल आत्मा है वो बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ये चेतावनी की आवश्यकता है। तो मैं राव शिवराजपाल सिंह जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ, और मैं आमंत्रित करने से पहले चाहूंगा कि उन्होंने जो भूमिका लिखी है उसका कुछ हिस्सा मैं पढ़ूं। पूरा नहीं पढ़ूंगा पूरा, क्योंकि सारी बात मैं ही उनकी कह दूंगा तो फिर वो राव साहब क्या कहेंगे। तो परवेश और परवरिश से परवेश बनता है अथवा परवेश से परवरिश, बड़ा गूढ़ प्रश्न है। इसका परवरिश से बनते बिगड़ते रिश्ते पुस्तक में विनीता लवानिया जी ने बहुत सरल तरीके से उत्तर ढूंढने का प्रयास किया है। इस पुस्तक में लेखिका ने इतने सारे गूढ़ मसलों का विवेचित किया है कि पढ़कर मैं समाज में व्याप्त मुद्दों पर उनकी पैनी नजर और उन मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ का कायल हो गया हूँ। तो बात ये कहूंगा, और जहां तक एक बात महत्व थी कि आपने कहा, रेखांकित किया है आपने, कि आज के युग में जब धर्मशास्त्र पढ़ने का किसी के पास समय नहीं है, तब तो यह विवेचना और भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि पति पत्नी के रिश्तों से प्रारंभ कर गर्भाधान और गर्भकाल में ध्यान देने योग्य बातें बहुत सुंदर तरीके से कैसे रेखांकित की जाएं, घर में पल रहे बच्चे में कैसे अच्छे संस्कारों का बीजारोपण किया जाए, उसके उपरांत भी कैसे, जन्म के उपरांत कैसे संस्कारों को बढ़ावा दिया जाए, और बालक बड़ा होने पर स्वयं परिवार समाज और देश के लिए न केवल उपयोगी हो बल्कि समग्र उन्नति और विकास का वाहक बने। तो ये बताइए, और जो चर्चा इन्होंने बीच में की अपनी, उसमें उसी चर्चा के बारे में समझता हूँ कि राव साहब आज चर्चा करेंगे, उसी में उसी के किसी बिंदु को लेकर आएंगे और उस बिंदु पर विशद चर्चा करेंगे, लेखिका के विचारों को प्रकट करेंगे, क्या लेखिका ने कहना चाहा है और कितने अच्छी तरह से कहा है। और उसके बाद में, क्योंकि आप जब किसी पुस्तक की समीक्षा करते हैं, उसके वार्ता करते हैं, तो प्रथम तो होता है विचार जो कि लेखक या लेखिका का है, उसके बाद में वो उस विचार की हम कैसे मीमांसा कर सकते हैं, उसका विस्तार क्या है। क्योंकि ऐसे ऐसे हमने लेखक देखे, पढ़े हैं, जाने हैं, जो कि एक पुस्तक उनकी आई है, उसके बाद में उसी विषय पर दूसरी और तीसरी चौथी पुस्तक भी आ गई है, उनके विचार स्वयं बदलते रहे। तो कैसे विचार विनीता जी के हैं उस बारे में भी राव साहब कहेंगे, और उन विचारों से आगे किस तरह से हम एलेबोरेट कर सकते हैं, क्या क्या बातें निकल सकती हैं, वो भी बताएंगे। तो स्वागत है आदरणीय राव शिवराजपाल सिंह जी। स्वागत आदरणीय। नमस्कार, आभार आपका राणा साहब, विनीता जी का भी, और साहू साहब ने जो मेरे लिए शब्द बोले, मैं निशब्द, उनके बोले हुए शब्दों से मैं निशब्द हो गया। इस पुस्तक पर तीसरी चर्चा है, लेकिन उसके पहले मैं आचार्य विनीता जी को बधाई देना चाहूंगा आचार्यत्व ग्रहण करने के लिए, और हम आशा करते हैं कि इस आचार्यत्व से हम जैसे शिष्यों को भी कुछ लाभ मिलेगा। तो अधिक समय मैं नहीं लेते हुए, चूंकि मेरी भूमिका में से कुछ अंश राणा साहब ने पढ़ दिया है, लेकिन फिर भी उसमें से मैं 2 लाइनें उद्धृत करना चाहूंगा मेरी बात शुरू करने से पहले। इसके पहले कि डॉक्टर साहू साहब ने कड़ी को जहां छोड़ा है उससे मैं आगे बढ़ाऊं उसको, पहले मेरा मानस था कि मैं केवल एक चैप्टर लूंगा, एक पॉइंट लूंगा, लेकिन सुनते 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 साहू साहब को मैं जोड़ता चला गया, पॉइंट्स, चैप्टर्स। अब झेलना साहू साहब को भी पड़ेगा, इतने सारे पॉइंट जुड़वा दिए साहू साहब ने, तो मुझे झेलना उनको भी पड़ेगा और आप सबको भी पड़ेगा। और जो भी श्रोता अभी सुन रहे हैं या जो आगे जुड़ेंगे, उन सबका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और भविष्य में भी जो जुड़ेंगे उनके लिए मेरी शुभकामना है, और मुझे विश्वास है कि उनको ये पुस्तक हमारी परिचर्चा से पढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी और वो इसको पढ़ेंगे, और इससे सचमुच में यदि गंभीरता से उन्होंने पढ़ा तो उनका एक होराइजन, अंग्रेजी में कहते हैं मतलब जो विचार क्षेत्र है, जो उसका जो हिंदी के लिए उसमें क्या शब्द है, तो मैं थोड़ा सा कभी कभी अटक जाता हूँ। याददाश्त का स्टॉक है वो तो बहुत है, लेकिन रिकॉल वाला जो सेक्शन है, रिकॉल करने में मुझे देर लगती है। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि याददाश्त खराब है, याददाश्त खराब नहीं है, रिकॉलिंग सिस्टम खराब है। तो इसलिए उसमें कहीं चिप्स में कोई गड़बड़ है, ऊपर वाला जाएंगे जब उससे ठीक करवाएंगे अगली बार। लेकिन अब तो चलिए, मैं कहता हूं कि साधारणतया समाजशास्त्री बच्चे के 3 वर्ष की आयु के उपरांत ही उससे जुड़े मुद्दों को विवेचना योग्य मानते हैं और उसको सीखने योग्य मानते हैं। लेकिन श्रीमान, मैं यहाँ पर निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय पौराणिक संदर्भों में, आयुर्वेद में बच्चे की बुद्धि का विकास 3 वर्ष की आयु तक 70% माना गया है।
शेष 30% ही बाकी जिंदगी में होता है। 70% विकास तो उसकी बुद्धि का 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है, जिसमें से भी उस 70% का भी 40% बुद्धि जो है उसको माँ की गर्भावस्था में मिलती है। माँ के क्या विचार हैं, परिवार में क्या संस्कार हैं, परिवार में क्या माहौल है, परिवार में क्या भाषाएं हैं, बोलियां हैं, आपसी प्रेम कितना है, ये सब चीजें बच्चा गर्भ से ही सीख करके इस दुनिया में आता है। जो विनीता लवानिया जी ने इनका जो अध्याय है शिशु की योजना, उसमें इन्होंने उसको कहा है। लेकिन उससे पहले, मैं इन सब पर जाने से पहले, मैं साहू साहब ने जहां पर उसको छोड़ा था सूत्र को, मैं उस सूत्र को पकड़ कर आगे चलता हूं। अकेला लड़का, अकेला लड़की जो भी हो, बिल्कुल आपने सही कहा कि हम हमारे 2 या 3 से हम 2 पर आ गए, और अब स्थिति वही है कि हम 2 से 1 पर आ गए। और 1 पर भी यह है कि लिविंग जो पार्टनरशिप है, जो लिविंग पार्टनर्स हैं, वो तो बच्चा करना ही नहीं चाहते। वो तो सोचते हैं ना, वृद्धाश्रम खुल जाएंगे तब तक, जब तक हम बुढ़े होंगे, नहीं भी होंगे तो हम अपने पैसे के बल पर कहीं न कहीं वो कर लेंगे। लेकिन सब कुछ पैसे के बल पर नहीं होता, समाज के बल पर होता है। तो इसमें मैं उस सूत्र को आगे बढ़ा रहा हूँ कि देखिए, इसमें दोषी कौन है? आज के पेरेंट्स हैं, जो जब अपनी बच्ची के लिए लड़का देखने जाते हैं तो वो ये कहते हैं, ये मैं जो विनीता जी ने भी पॉइंट आउट किया है, कि लड़का ऐसा हो जो घर में अकेला हो, अकेला बच्चा हो, और अकेला बच्चा भी जॉब में कहीं बाहर हो। तो विनीता जी उसके लिए लिखती हैं कि भाई अगर ऐसा है तो अगर आपको किसी का कोई नहीं चाहिए, कोई रिश्ता नहीं चाहिए, तो मैं सलाह दूंगी कि आप अनाथ आश्रम जाएं। देखिए, सुनने में तीखा लगता है, किसी को अपमानजनक भी लग सकता है, लेकिन ये तथ्य है कि आप अनाथ आश्रम जाएं, वहां से जो लड़का आप लेकर के आएंगे, उसके न कोई भाई होगा, न कोई उसका माँ बाप होगा, न कोई उसका चाचा होगा, न कोई चाची होगी, न कोई उसकी बहन होगी, न कोई भाभी होगी, है ना। तो ऐसा लड़का लाइए कि इससे आपके उसके भाई बहन नहीं होगा, उससे आपकी बिटिया को भरपूर सुख मिलेगा, ना सास ससुर होंगे, ना कोई ससुराल का रिश्ता होगा। इससे तो आपको बहुत खुशी होनी चाहिए, पर नहीं होगी। पता है क्यों? क्योंकि लड़के के पास जमीन जायदाद नहीं होगी। आप जमीन जायदाद भी देखना चाहते हैं? देखिए, मतलब उसका दूसरा पहलू भी उन्होंने उसी कदर से, उसी तीव्रता से उजागर किया है। तो अच्छा घर, अच्छी कार, नौकर चाकर नहीं होंगे, इसलिए आप नहीं जाओगे वहां पर। आपकी इज्जत के खिलाफ हो जाएगा कि अनाथालय का लड़का है। ये सब चीजें इन्होंने जिस कदर से पॉइंट आउट की हैं, एक ही पक्ष के कई सारे पहलू। अनाथालय से अब ले तो आओगे अकेला बच्चा, भले वो कितना ही हाईली एजुकेटेड है, कितना ही हाईली पोस्टेड है, लेकिन जब आप समाज में उस पर लिखोगे वेडिंग इनविटेशन कार्ड पर, तो अब क्या लिखोगे? सन ऑफ अनाथालय। ये जो चीज इन्होंने जो कही है, ये इनकी पैनी नजर, आचार्य विनीता जी की पैनी नजर को दिखाती है। अब मैं इस सूत्र जो जहां पर डॉक्टर साहू साहब ने छोड़ा था, मैंने उसको आगे बढ़ाया। अब मैं चलता हूं थोड़ा पीछे से, फिर वापस से, जिसमें है कि शिशु की योजना। मैंने वहां पर शुरुआत की थी कि किस कदर से बच्चे का बुद्धि का विकास जो है वो 40% विकास, 40% सीख उसकी गर्भावस्था में के दौरान हो जाती है। अभिमन्यु का उदाहरण हमारे सामने है। उसके अलावा भी विनीता जी ने लिखा है कि कैसे, किस कदर से एक डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बन जाता है, किस कदर से एक वकील का बच्चा वकील बन जाता है, किस कदर से आर्मी बैकग्राउंड का बच्चा जो है वो आर्मी में चला जाता है। तो वो कैसे चला जाता है? क्योंकि उसने माहौल वही देखा है। व्यापारी समाज के परिवार के बच्चे जो हैं गणित में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। कारण क्या है? क्योंकि माँ बाप दिन रात वही पैसा गिनते हैं, हिसाब किताब करते रहते हैं, इतना माल आया, उतना वहां जाएगा, इतना ये आएगा, और अब इतना स्टॉक बचा है। तो ये सब चीजें वो कैसे सीख जाता है? उसको सिखाया तो नहीं किसी ने। मैंने देखा है 8-10 साल के बच्चों को पैसे का हिसाब करते हुए दुकान पर बैठ करके बाप के साथ में। विनीता जी ने ये सब चीजें जो कही है,
कि इसके साथ में उन्होंने ये कहा है कि जो एक बहुत माइनर पॉइंट है, रावण का जन्म, कहते हैं, माफ करिएगा मैं वहां से शुरू कर रहा हूं, कि रावण का जन्म जो है वो संध्या काल के सहवास की वजह से हुआ था। त्रिकाल संध्या के समय जब संध्याएं मिलती है, उस समय हमारे यहाँ पर बताया गया द्वितीय प्रहर पति पत्नी के व्यक्तिगत संबंधों के लिए, लेकिन तीसरा प्रहर, चौथा प्रहर, तीसरा प्रहर जो है वो भी उन्होंने उल्लेख किया है कि तीसरा प्रहर जो है वो ऐसी आत्माओं के लिए है जो जिनको हम नहीं चाहते वो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आए। चौथा प्रहर जो है वो ब्रह्म मुहूर्त है, भगवान का मुहूर्त है। तो ये चीजें भी उन्होंने कही है कि हमें समय का, देश और काल का भी ध्यान गर्भाधान के दौरान रखना चाहिए। हमारी मानसिकता क्या होनी चाहिए, हमारा एक दूसरे के प्रति प्रेम क्या होना चाहिए, इंसिडेंटल या एक्सीडेंटल बच्चे नहीं होने चाहिए। एक किताब आई थी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, हमारे यहाँ एक्सीडेंटल बच्चे हमें नहीं चाहिए, हमें उसके बारे में हमें प्लानिंग से जाना चाहिए। लेकिन प्लानिंग से जाने का मतलब ये भी नहीं है, विनीता जी ने ये भी उल्लेख किया है कि हम 30 साल की उम्र में शादी करें और कहें कि अभी तो हमारे एंजॉय करने का समय, अभी तो हम सेटल नहीं हुए, और फिर 40 साल की उम्र में जाकर के हम बच्चे की प्लानिंग करें। तब तक आपका शरीर जो है वो उस चीज को एक्सेप्ट करने लायक नहीं रहेगा, या फिर उन बच्चों में उस कदर के जीन्स में वो चीजें नहीं ट्रांसफर हो पाएगी जो शुरुआत में होती हैं। तो ये सब चीजें जो हैं विनीता जी ने कही है। अब इसके बाद में मैं सीधा सीधा से बहुत लंबा जंप लेकर के इनके चैप्टर नंबर सीधा सीधा 45 पर जाता हूँ, जो आज बहुत जरूरी है कि कुछ बातें रिश्तों को सुंदर और मधुर बनाने के लिए, और नेक्स्ट चैप्टर कुछ बातें जो हमें नहीं करनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स। मैं विचार तो कुछ और करके आया था कि मैं किस चैप्टर पर बोलूंगा, लेकिन जब मैंने साहू साहब को सुना तो मुझे लगा कि मुझे साहू साहब की लाइन पर ही अपनी रेल को आगे बढ़ाना चाहिए। जो लाइन उन्होंने बिछा दी, मैं उसी पर आगे बढ़ता चला जाऊं। मैं क्यों अपनी लाइन अलग से बिछा करके मेहनत करूं। तो देखिए, आलसी तो हुई ना। तो चलिए, तो मैं जाता हूं इस चैप्टर पर कि एक दूसरे का सम्मान हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा सम्मान हो, लेकिन जरूरी है, इनका पहला ही पॉइंट है कि आज हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, एक बच्चा भी अपना सम्मान चाहता है। अगर आप उस बच्चे को सबके सामने डांटते हैं, उसकी तुलना करते हैं, हमेशा एक दूसरे के प्रति मन में सम्मान रखें। बच्चे के सामने पति पत्नी का, पत्नी पति का, चाहे आपके पति या पत्नी नौकरी में हो, देखने में, पढ़ाई लिखाई में आदि में आपसे कम हो, तब भी सम्मान करें। उसके सम्मान को ठेस ना पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है वह आपकी सोच पर खरी नहीं उतरती हो या खरा नहीं उतरता हो, परंतु ऐसा नहीं है कि वह अच्छा या अच्छी नहीं होगी। कुछ देखकर ही आपने शादी की होगी, इसलिए एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के प्रति कभी भी गलत नहीं बोलें। दूसरा पॉइंट इसमें इन्होंने जो लिखा है कि पति पत्नी के बीच में प्रेम सबसे जरूरी होता है। आपका पति देखने में, आपकी पत्नी देखने में कैसी भी हो, लेकिन उसके प्रति आपके दिल से सम्मान होना चाहिए, अटूट प्रेम होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी आपको जीवन उसके साथ गुजारना है। इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, आज के युग में जो इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन जो इनका विनीता जी का जो मन में उद्देश्य रहा होगा, मैं उसको बिटवीन द लाइंस पढ़ पा रहा हूं, वो ये है कि आज ये हो गया कि मैं शादी करने से पहले किसी लड़की का प्रपोजल आया, मैं उससे मिलना चाहता हूं, उसके विचार मेरे विचार मिलते हैं नहीं मिलते हैं। एक तरह से देखने में ठीक लगता है ये, लेकिन अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मैं जब देखता हूँ इस चीज को, जो इनकी लाइनों के बीच में जो मुझे समझ में आई कि आज हम अपने दिमाग में एक सांचा बना करके बैठे हैं। मुझे लड़की या लड़का वो चाहिए जो इस सांचे में फिट बैठता हो। उस सांचे में जरा सा भी इधर उधर कहीं साइज में, मानसिकता में इधर उधर हुआ तो हमारे संबंध टूटने लग जाते हैं। पहले के संबंध क्यों 7 जन्मों के लिए कहे जाते थे? क्योंकि पहले हम सांचा बना के नहीं रखते थे। पहले जब कोई आती थी या आता था तो उसके हिसाब से हमारा सांचा हम ढालते थे। एक सांचा बना बनाया है जिसमें हम फिट करना चाह रहे हैं, तो हमें 50 देखने पड़ेंगे। एक वो है जो एक ही आया, उसी के लिए हमने सांचा बनाया, वो संबंध लंबा चलेगा। ये बिटवीन द लाइंस जो मैंने पढ़ा, और इसको हर एक को इस चीज को इसलिए
विनीता जी की पुस्तक को पढ़ना चाहिए। इन चीजों को जीवन में, वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने से पहले इन चीजों को समझे, इन चीजों को सीखे और इन चीजों को दिमाग में रखे ताकि संबंधों में बिगाड़ नहीं हो। तलाक लेना बहुत आसान है आज, लेकिन हमारे धर्मशास्त्रों में तलाक शब्द ही नहीं है, विवाह विच्छेद शब्द ही नहीं है कहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो पुरखे थे, उनके दिमाग में सांचे बने हुए उन्होंने कभी नहीं रखे। उन्होंने सांचा आने वाले के हिसाब से बनाया और आने वाले ने अपने को उस घर के सांचे में फिट करने की कोशिश की। आज आने वाला या आने वाली उस घर के सांचे में फिट नहीं होना चाहता, वो तो अपने सांचे में सबको फिट करना चाहता है या चाहती है। यहां आकर के बिखराव होता है। और बहुत सारे वो हैं, उसके साथ में घर की देखभाल करना है, एक दूसरे के कामों का सहयोग करना है। दोनों ही वर्किंग हैं आज। 90% नए जो जोड़े हैं वो सब दोनों वर्किंग आ रहे हैं, तो उसमें एक दूसरे का सहयोग करना। दोनों ही थके हुए आते हैं, उस समय ये अपेक्षा करना कि पत्नी अब आइए, चलो वो चाय, मैं सोफे पर बैठ गया और पसर के कह रहा हूँ लाओ चाय ले आओ। अरे यार बहुत देर हो गई, क्या हो गया, इतनी देर क्यों लगा दी चाय में? अरे भाई वो भी ऑफिस से आई है, तुम भी ऑफिस से आए हो, वो भी 10 घंटे की ड्यूटी करके आई है, 4 घंटे ट्रैफिक में लगा के आई है, दिल्ली मुंबई बेंगलोर बॉम्बे जैसे शहर में। तो ये चीजें जो है, एक है कि हमें अपने पार्टनर के साथ कभी भी धोखा नहीं करना चाहिए। रिश्तों में सभी में एक दूसरे के प्रति ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। ये डूज में है, मैं अभी डूज पढ़ रहा हूँ कि क्या होना चाहिए। विनीता जी, आचार्य विनीता जी ने जो लिखे हैं, मुझे इस समय डॉक्टर साहू साहब को सुन करके मुझे यही लगा कि मुझे इस चैप्टर को कवर करना चाहिए। तो इस कदर से छोटी छोटी गलतियों को हमें नजरअंदाज करना चाहिए। देखिए, क्योंकि अगर हम छोटी छोटी चीजों पर बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, इनके शब्द देखिएगा, मतलब शब्दों का कमाल, इनके वाक्य विन्यास देखिएगा कि छोटी छोटी गलतियों को हमें नजरअंदाज करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम छोटी छोटी चीजों पर बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे तो रिश्ते में कड़वाहट आएगी। देखिए क्या शब्द है कि छोटी छोटी बातों पर बड़ी बड़ी बातें बनाना, छोटी छोटी गलतियों पर बड़ी बड़ी बातें बनाना, यही हमारे रिश्तों का विघटन करती है, हमारे समाज का विघटन करती है। तो इस सब के साथ में दूसरा जो है, अगर हमारा पार्टनर पति हो या पत्नी हो बहुत अच्छा काम करता है तो हम उसकी प्रशंसा करें। मैंने देखा है कई लोगों को, विशेष करके पुरुषों के लिए मैं कह रहा हूं, मैं खुद भी पुरुष हूं, कि पत्नी कैसा भी खाना बनाए वो उसको उसकी ड्यूटी समझ करके खा लेंगे, उसकी प्रशंसा के लिए 2 शब्द नहीं बोलेंगे। कमी होगी तो जरूर बता देंगे, अरे क्या बनाया बेकार सा आज, तुमको बनाना नहीं आता। अरे उसने अपने प्रयास से भरसक प्रयास किया है, अच्छे से अच्छा बनाए, आपको अच्छे से अच्छा खिलाए। कमियां सब में होती है। कोई हमारे यहाँ पर तराजू नहीं है 5 स्टार होटल की तरह कि 5 ग्राम नमक डालना है, 2 ग्राम जीरा डालना है, 1 ग्राम हल्दी डालनी है। ये सब, वो कैसे चाय बनाती है तो कैसे वो 2 ही कप बनती है, आप बना करके देखिए 2.25 बनेगी या 1.5 बनेगी। उसकी जो स्किल है उसको हमें प्रशंसा करनी चाहिए। जो विनीता जी ने यहाँ पर लिखा है, एक दूसरे की खुशियों में हम खुश रहें, एक दूसरे के दुख में हम दुखी रहें। पत्नी अगर बीमार है तो हम उसको दवा देकर के, डॉक्टर को दवा देकर के अपने मोबाइल में या अपने फाइल में लेकर के बैठ जाते हैं। और जब हम बीमार होते हैं तो हम अपेक्षा करते हैं कि पत्नी हमें दवाई भी दे और फिर हमारे पैर भी दबाए और हमारे बगल में बैठी भी रहे। ये जो भेदभाव, जो जिस चीजों पर इन्होंने कलम चलाई है, ये बहुत प्रशंसनीय है। मैं और इसलिए मैं चाहूंगा कि ये अवश्य सभी को पढ़नी चाहिए। अब जो है डोंट्स में आ गए हम, कुछ बातें जो हमें नहीं करनी चाहिए। देखिए, पुस्तक का समापन जो है, जब अंतिम जो चैप्टर्स हैं, किस समझदारी से उन्होंने चुने हैं कि क्या तो करना चाहिए। अभी तक आपने सब कुछ पढ़ा रिश्तों के बारे में, इसके बारे में कैसे रिश्ते बनाए जाएं, कैसे मेंटेन किए जाएं, लेकिन उन रिश्तों में क्या नहीं किया जाए, क्या किया जाए, इसको इन्होंने सबसे बाद में कंक्लूजन के रूप में लास्ट के 5-6 चैप्टर्स इन्होंने इस कदर के दिए हैं, जो बहुत प्रशंसनीय हैं। कि किसी भी चीज की हमें आदत नहीं डालनी चाहिए, चाहे वो अल्कोहल हो, सिगरेट हो, ड्रग्स हो, और अब उसमें एक नई चीज और जो जुड़ गई है वो है मोबाइल, कि उसका एडिक्शन हमें नहीं करना चाहिए। कि आप खाने के टेबल पर बैठे, मोबाइल बगल में लेकर बैठे, आपको
मोबाइल जी हस्तक्षेप करूंगा थोड़ा सा। मोबाइल तो बहुत पहली, मोबाइल तो आजकल मोबाइल तो बहुत कम है। मोबाइल से आगे PS5 है, मोबाइल से आगे मोबाइल तो बहुत पीछे जी छूट गया। मोबाइल तो बच्चों के साइड में पड़े रहते हैं, आप कॉल नहीं कर सकते, व्हाट्सएप नहीं देख सकते, सोशल मीडिया भी जी नहीं है। उससे आगे PS5 चला गया है, और उसके बाद में जो गेम्स हैं आजकल, वो गेम्स बड़े जी फास्ट गेम हैं, और उससे भी आगे जी नए गेम आ जाएंगे और मुसीबत है आदरणीय। हाँ बिल्कुल। और आपको मुझे आश्चर्य होता है कि जब अच्छे खासे लोग 30, 35, 40 साल की उम्र वाले लोग भी देख रहा हूँ उसी में लगे हुए हैं। तो ये चीजें जो इन्होंने कही है कि जब बुरा समय आता है, एक पॉइंट है, देखिए कितना गंभीरता वाला है। जब कभी परिवार, देखिए अप्स एंड डाउन्स परिवार में हमेशा आते हैं। तो ये लिखती हैं कि जब बुरा समय आता है तो पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने लगते हैं, वहीं बिखराव शुरू होता है। इन चीजों से हमें बचना चाहिए। एक और इन्होंने लिखा, अगर कभी एक दूसरे से नाराज हो जाएं, किसी भी बात को बहस लेकर के बहस हो गई है, तो लेकिन बातचीत आपस में संवादहीनता नहीं होनी चाहिए, बात करना बंद नहीं होना चाहिए। यदि आप में कोई बात हो गई है आपस में, एक अगला पॉइंट है जो देखिए कितना गंभीर है, मैंने देखा है ये अक्सर करके, और मैं इनकी पैनी नजर का कायल हूं कि पति या पत्नी दोनों अगर आपस में कोई चीज हो गई है, तो पहले पुराने जमाने में पति पत्नी में अगर कोई विवाद हो भी जाता था तो वो उन दोनों के बीच में ही होता था, तीसरे को हवा भी नहीं लगती थी। लेकिन अब पत्नी जो है मोबाइल उठाएगी, अपनी माँ से बात करेगी, अरे मम्मी देखो आज इन्होंने ये किया, और क्या मतलब कैसा हद कर दी उन्होंने, मतलब। और माँ कहेगी अरे बेटा देखो जवाब देना चाहिए, बिना जवाब दिए नहीं कोई मानता है ना। अपनी बात को कहना चाहिए, जोर दे करके कहना चाहिए। तो मेरी बात कराना, मैं कहूंगी पति अपनी माँ से, अपने पिताजी से, अपने भाई से कहेगा उस चीज को, अरे कैसी बदतमीज लड़की है ये देखो। मतलब आपने कश्मीर मुद्दे पर तीसरे पक्ष की, ट्रंप की मध्यस्थता स्वीकार कर रहे हो, अरे आपस में आप दोनों ही निपटो। तो ये जो चीजें, जिस कदर से इन्होंने जो पॉइंट्स दिए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और चूंकि मुझे लगता है कि मैंने समय ज्यादा तो नहीं ले लिया, एक और इसमें पॉइंट इन्होंने जो कहा है कि हमें एक दूसरे पर शक नहीं करना चाहिए। आज कामकाजी महिलाएं हैं, कामकाजी पुरुष पहले भी थे, अब भी थे, लेकिन अब पहले दूसरे लिंग के पुरुष या दूसरे लिंग की स्त्री साथ में नहीं होती थी। हम केवल पुरुष, ऑफिस में पुरुष ही पुरुष होते थे, या अगर कहीं पर है तो स्त्रियां ही होती थी। तो वो एक दूसरे से कांटेक्ट में आने पर देखिए स्वाभाविक है आकर्षण होना या लगाव होना, लेकिन हम उसको शक करके और आगे बढ़ा देते हैं। शक करना जो है वो किसी कैक्टस में पानी देना है, जो सूखे में थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है, उसको पानी मिला तो और तेजी से बढ़ा। तो इन चीजों पर इनकी जो है, और उसके अलावा कई दफे क्या होता है कि किसी का कुछ हुआ, उस बात को हम लेकर के बैठ गए, चाहे जब हम सुनाने लगे, अरे उस समय तुमने ये कहा था मेरे से, पता है तुमको, याद है। अब ये इनका इस चैप्टर का डू नॉट्स का ये अंतिम जगह है कि ये जब उनके स्वभाव को हम अच्छी तरह जानते हैं, ये जब हम अब एक दूसरे की कमियों को पहचानने लगते हैं, देखिएगा जब दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, लेकिन जब हम नजदीक पहुंचते हैं तो उसमें पत्थर भी दिखते हैं। जो पहाड़ नीला दिख रहा था उसमें पत्थर भी हैं, चट्टाने भी हैं, उसमें नाले भी बने हुए हैं पानी के लिए। तो नजदीकी जाने पर कमियां भी उजागर होती हैं, लेकिन वो कमियां किसी और की नहीं, वो आपके परिवार के सदस्य की है, चाहे वो आपका बेटा है, चाहे वो आपकी बेटी है, चाहे आपका पति है, चाहे आपका पत्नी है, चाहे माँ है, चाहे बाप है। बदल तो नहीं सकते हम रिश्तों को। ये चीजें आचार्य हमें आदत डालनी पड़ेगी आचार्य कहने की, तभी हमको शिष्यत्व हमारा साबित होगा। तो आचार्य विनीता जी ने, अब आचार्य कहता हूँ तो विनीता जी का नाम गायब हो जाता है, बड़ी समस्या है। लेकिन चलिए, आचार्य विनीता जी लवानिया ने जो ये चीजें कही है, मैं कहूंगा कि एक तरह से ये प्री मैरिटल जो काउंसलिंग होती है उसमें ये पुस्तक दोनों को देनी चाहिए। इसको पढ़ो, पढ़ करके आओ, इस पर फिर डिस्कस करेंगे, तब शादी की सोचना। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में
फिर से पुनः एक बार आप सबका आभार प्रकट करता हूँ और आचार्य विनीता जी को फिर से बधाई देता हूँ, और इस आशा में कि जल्दी ही पार्टी का आयोजन होगा और हम चारों फिर दोबारा से मिलेंगे लड्डू के साथ में। क्योंकि देखिए मुंह की साइज बदलती रहती है, उम्र बढ़ने के साथ मुंह भी बड़ा होता जाता है, क्योंकि दांत टूट जाते हैं, तो इसलिए लड्डू की साइज फिर बड़ी चाहिएगी। तो अभी से जो भी है, अभी सबके दांत साबित हैं, तो उसी साइज के लड्डुओं को बनवा करके और बांट दिया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय दाऊद शिवराजपाल सिंह जी। आपने पूरी पुस्तक का आपने जिस्ट, जैसे कि आदरणीय साहू जी ने जहां छोड़ा था वहां से आगे बढ़े आप, कुछ आपने भूमिका ली, अपनी जो भूमिका लिखी थी उसमें से कुछ शब्द लिए, उसके पश्चात आपने जहां छोड़ा था साहू जी ने, उसके बाद आपने उचित समझा कि जो एकल परिवार के जो नुकसान है उसको रेखांकित करते हुए आप आगे गए, फिर आप परिवार के ऊपर आए कि परिवार में किस प्रकार से सामंजस्य रह सकता है। बहुत अच्छी टिप्पणियां आपने की, और सबसे बड़ी बात आपने जो विनीता जी की जो बातें रेखांकित की थी, लिखी, उनके बीच में जो छिपी हुई थी वो बातें आपने जब रेखांकित की वो बहुत महत्वपूर्ण थी। यही समीक्षा का है, क्योंकि यदि सब कुछ लिखा जाएगा तब तो फिर शायद मैं समझता हूँ कि जो एक लेखक होगा उसकी सारी पुस्तकें में एक ही विषय होगा, या फिर एक विषय पर जितनी पुस्तकें लिखी जाएंगी उसमें सारा कंटेंट एक ही होगा। तो जो भाव होते हैं उन भावों के बीच में जो विचार रह जाते हैं, विचार होते हैं, लेकिन लेखन में वो इंगित किए जाते हैं, वो उनको चर्चा करना बहुत अच्छी बात है। आदरणीय, बहुत चीजें आपने अच्छी अच्छी बताई, और इन चीजों के बाद में हम यही निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि ये पुस्तक ये मांगती है कि इस पर और भी आप भविष्य में चर्चाएं की जाएं, और वो चर्चाएं की जाएं। चर्चा के साथ साथ एक चर्चा जो हमारी इसमें रह जाती है, जो कि आपने भी की, विनीता जी ने की, डॉक्टर साहू ने भी की, कि पुस्तक लोगों तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे। पुस्तक के विचार हम लोगों के द्वारा पहुंचते हैं, तो पुस्तक कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, इस बारे में विनीता जी बताएं, और आभार भी प्रकट करें हमारे दोनों पैनलिस्ट का। उसके बाद हम समापन करेंगे, और कहाँ लिंक मिलेगा, इसका लिंक के अलावा किस प्रकार से मिल सकती है, हम इस कार्यक्रम के जो यूट्यूब पे जाएगा और फेसबुक जाएगा वहां पर इसके पुस्तक के मिलने के लिंक भेज सकते हैं। उसके अलावा विनीता जी का नंबर भी वहां शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनके माध्यम से कोई अगर ऑर्डर करना चाहता है। और पुस्तक चूंकि ये ई बुक के रूप में भी मिल रही है और हार्ड कॉपी भी मिल रही है, दोनों तरह से मिल रही है, तो विनीता जी थोड़ा स्पष्ट रूप से बताएं भी, और मैं चाहूंगा साथ ही साथ हमारे दोनों पैनलिस्ट का आभार भी प्रकट करें, जिसके बाद हम समापन करें। स्वागत है आचार्य विनीता जी। बहुत बहुत आभार आपका। और आप लोग हाँ, मुझे विनीता ही कहते हैं तो अच्छा लगता है। कहते हैं ना, जब अपने अपने जैसे बोलते हैं वैसे ही अच्छे लगता है। इतना सम्मान जो भी है वो सब बाहर है, लेकिन कहते हैं ना घर में जो नाम है वो ही लिया जाता है तो अच्छा लगता है। मुझे थोड़ा शर्मिंदगी फील होने लगती है कि आप बार बार बोल रहे हो, तो इसलिए, क्योंकि मेरी आदत ऐसी है नहीं कि मैं अपने आप को बड़ा समझने लग जाऊं, तो ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है। तो इसलिए आप लोगों के लिए मैं छोटी बहन ही हूँ आपकी। आपका स्नेह की छाया, आशीष बस मिलता रहे। और प्रबल भैया, आप अगर कुछ बोलना चाहें बुक के बारे में तो मैं आपको भी कहती हूँ। अगर आपके कुछ विचार, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, आपने कुछ पढ़ा हो, 2-4 मिनट अगर, क्योंकि समय हो रहा है, तो आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। पुस्तक तो मैंने पढ़ी है, पूरी पुस्तक आद्योपांत पढ़ी है, लेकिन चूंकि दोनों विद्वानों ने, जब कहते हैं ना कविता होती है, कविता में हम लोग जो पढ़ते थे प्रारंभिक कक्षाओं में, इंटरमीडिएट तक होता था कि गद्य में बताया जाता था कि इस पाठ में से, इस चैप्टर में से आपको ये उत्तर देना है। एक कविता के साथ हमेशा ये होता था कि कविता की 5 पंक्तियां, मतलब करीब 5-6 शब्द शुरू के लिखे जाते थे और बाद के 5-6 शब्द थे, और बीच में डॉट 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 करके लिखा जाता था, और वो डॉट 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 करके जो उसकी पूरी समीक्षा, पूरा अर्थ है, वो आप, मैं समझता हूँ कि दोनों विद्वानों ने बता दिया है। तो कुछ और शब्द कहूंगा तो कहीं ना कहीं उन जो प्रारंभ की बातें और जो डूज और डोंट्स जो बताए गए हैं शिवराज सिंह जी द्वारा, तो वो कहीं ना कहीं वो एक तारतम्य टूटेगा और फिर नए विचार आएंगे। वो विचार, मैं समझता हूँ, नए विचारों को अगले कार्यक्रम के लिए रखें,
और फिर नए बिल्कुल 53 ऐसा अलग भी कर अलग बिंदुओं पर सकते हैं। चर्चा की जाए। जी बिल्कुल इस पर मैं एक बात कहना चाहूंगा। जी। लेखक, कवि हो, कवयित्री हो, लेखक हो, उपन्यासकार हो, निबंधकार हो, जब तक वो लिखता है तब तक वो प्रॉपर्टी उसकी होती है। जिस दिन वो प्रकाशित होकर के पुस्तक रूप में लोगों के हाथ में पहुंच जाती है, उस दिन उसका पब्लिक वो हो उसकी जाती है। प्रॉपर्टी एकल प्रॉपर्टी नहीं रह जाती, वो फिर सही बात है। पाठक की प्रॉपर्टी हो जाती है। उसका वो क्या अर्थ लगाता है, बिल्कुल उसको वो किस रूप में लेता है। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा कुंवर प्रबल प्रताप सिंह जी राणा से कि 2 मिनट तो बोलना ही पड़ेगा, चाहे जो भी बोलें। आप हमारे बात को काट भी सकते हैं दोनों की को, ये भी अधिकार आपको हम देते हुए हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं, कृपया आए और अभी अपनी बात रखें। जी, बस यही बात है। अगर तो जैसे कि आपने डूज और डोंट्स की बात की, उसी से बात आगे बढ़ाते हैं कि इसके आगे जो अगला चैप्टर है इनका, नेताजी का, कि कभी कभी हम किसी के घर मेहमान बनकर आते हैं। इसमें बहुत शिष्टाचार की बातें की इन्होंने। और जहां तक इस पुस्तक का है, मैं जब बात करता हूँ बार बार पुस्तक के उद्देश्य की बात आ जाती है, तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। और कोई लोग सोचेंगे हमारी उम्र अगर 20 साल है तो हमारे काम की नहीं है, उनके भी काम की है ये। और कोई कहता है कि अगर हमारी उम्र 40 साल है, उनके भी काम की है। क्योंकि जब परवरिश की बात आती है, उससे लगता है कि हमारे बच्चे तो पल गए और हमें इसकी क्या आवश्यकता है। इसमें प्रश्न ये भी उठते हैं कि अगर परवरिश ऐसी हुई है तो उसके क्या लाभ हैं, उसके क्या हानि हैं। तो हर व्यक्ति को परिस्थिति पता है, अपनी पता है, अपने परिवार के बाकी लोगों की पता है, और इवन देन अगली पीढ़ी आ रही उसका भी पता है कि उनके कैसे विचार हैं, उनकी परवरिश में क्या क्या खामियां रह गई थी। तो जो उसके बाद में व्यवहार आता है, अच्छी परवरिश से अच्छा व्यवहार, खराब परवरिश से खराब व्यवहार, ये कह के हम लोग बच जाते हैं। लेकिन जैसे कहा कि कोई व्यक्ति कहीं सर्दी लग गई, उसे खांसी हो गई और उसे निमोनिया हो गया, तो ये कह के कि आप ठंड में नहा लिए थे या बारिश में नहा लिए थे इसलिए निमोनिया हो गया, खत्म नहीं कर सकते। उस चीज का इलाज भी आवश्यक है। तो ये पुस्तक यहाँ भी काम आएगी कि परवरिश से रिश्ते कैसे बनते हैं, कैसे बिगड़ते हैं। बड़ा जब चर्चा की है सब चीजों में, तो किसी भी वय के जो साथी हैं वो उसे पढ़ेंगे, तो उस वय के साथी भी, किसी की तीसरी पीढ़ी है वो भी इस पुस्तक को पढ़ के अपने जो नई आने वाली पीढ़ी को बता सकता है कि हो सकता है कि बेटे हमने गलतियां की थी, हमने आपकी परवरिश इस तरीके से नहीं की थी, ये एक अच्छा तरीका है इन बिंदुओं से, आप चाहें तो इसे आगे अगली पीढ़ी को इस तरीके से परवरिश करें तो शायद ये हो सकता है इनमें से कुछ बातें अगर हम बच्चों को बताएं तो 10 साल बाद प्रासंगिक ना हो, लेकिन आज के समय में तो प्रासंगिक हैं और पिछले समय की बातें हैं उनसे भी पूरा मेल खाती हैं। फिर भी हर व्यक्ति पढ़ सकता है इसको। पढ़ने के बाद में जो मेन बात की थी इन्होंने कि मेहमान वाली बात, ये आजकल बहुत आवश्यक हो गया है। इसमें ये लिखा है कि किसी के घर जाते हैं तो पहले बता के जाएं, और यदि कोई अपने यहाँ आ रहा है तो वो भी यदि बता के आए तो शायद अच्छी तरह से सत्कार कर पाएंगे। पहले क्या होता था कि जीवन इतना तेज होता तो था, लेकिन तेज दिखता नहीं था। पहले भी जाने की योजनाएं बनती थी, पहले भी लोग जाते थे एक दूसरे के यहाँ, पहले भी ऐसा होता था कि लगता था, ऐसा नहीं था कि पहले भी बहुत दिन हम लोग रहते थे। कितना आजकल तो क्या है, परिवार जाता है, 4 लोग अगर परिवार में हैं, चारों जाएंगे, और चारों जाएंगे और किसी रिश्तेदार में 4 लोग गए और चारों लोग अगर 5 दिन रुके तो असम देखा जाए तो मैंडेज हो गए, 20 मैंडेज हो गए। लेकिन पहले क्या होता था, पुरुष साथ में जाता था, वहां पे छोड़ के दरवाजे पे चाय पी के, हो सकता है खाना खा के रात हो गई था, छोड़ के आ जाता था। तो वो चीज आजकल तो चीज, आजकल पूरा परिवार जाएगा, वहां रहेगा, फिर आएगा। पहले जाने को भी, आप पिकनिक को भी, रिश्तेदारी में जाने को भी मैंने ज्यादा अच्छा मैनेज किया जाता था। तो वो कहीं वही चीजें शायद विनीता जी के दिमाग में रही हैं कि किस तरह पहले आसान हो जाता। आसान इसलिए हो जाता था कि हमको पता होता था, ट्रेंड था। आजकल ट्रेंड नहीं है, घर से बाहर निकले और देखा कि उसका घर पास है, चले गए। आपने तो प्रेम दिखाया है, वहां पहुंचे देखा सामने वाला है ही नहीं वहां पे, आपने मान लिया कि वो तो घर पे होना ही चाहिए। तो इस तरह की बातें आपने जो कहा है कि क्या करना चाहिए, जाएं तो वहां पे कुछ मिठाई या तोहफे लेकर जाएं, ये सामाजिक बातें हैं। और ये भी परवरिश से इसलिए जोड़ दिया इन्होंने कि अगर अच्छी परवरिश होगी तो ये सब चीजें निश्चित रूप से होंगी। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ कि जब मैं प्रोजेक्ट्स में था, पंजाब में पोस्टिंग थी, तो मैं जहाँ किसी अफसर के यहाँ भी जाना है, या हो सकता है बड़ा अफसर छोटा सी फर्क नहीं पड़ता, यदि ऑफिस में जाना है तो कभी
मैं कभी किसी के लिए मिठाई क्या पान भी लेके नहीं गया किसी के लिए। लेकिन अगर किसी के घर जाना है तो मेरे साथ में मिठाई होती थी, भले 1 किलो हो या आधी किलो हो। तो मेरे एक ऑफिसर थे जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे कंपनी में, बहुत प्रेम रखते थे। तो मुझसे कहते थे कि ये क्या तरीका है तुम्हारा, ऑफिस के काम है तो भी मिठाई लेके जाते हो, तो गलत बात है ये तो। मैंने कहा मेरे संस्कार नहीं कहते, मैं भले बच्चों के लिए टॉफी लेके जाऊं, लेकिन कहीं जाता हूं तो साथ में मेरे पास कोई उपहार होना चाहिए। आप बहुत से देखते हैं राजसी लोग थे तो बहुत से थालों में भर के उपहार ले जाते थे। तो हम उस स्थिति में नहीं है अगर, तो फिर भी कहीं जाते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई उपहार लेके जाएं। सिर्फ ये नहीं कि बच्चों को मिठाई लेके जा रहे हैं, किसी भी तरह का हो सकता है जिससे कि आप कह सकें हम आपसे मिल रहे हैं तो हम ये आपके लिए उपहार लाए हैं। वो अलग बात है, आज वो उपहार बदल के, जैसे विनीता जी ने कहा कि मिठाइयाँ तोहफे ले जाने चाहिए, तो तोहफे नहीं, आजकल तो बड़े बड़े महत्वपूर्ण कामों में भी लोग जाते हैं, रास्ते में रुकते हैं, वहां फूलों वाला बैठा होता है, उससे बुके लेते हैं, बुके लेके जाके देते हैं। वही भावना प्रकट करने का तरीका, भले वो अंग्रेजों का तरीका हो। और हमारे यहाँ उपहार वो होते थे, हमारे संस्कार ऐसे हैं कि वो उपहार उपयोगी हों। तो ये बात बहुत अच्छी बात थी, और इस बात को मैं चाहूंगा कि रेखांकित की जाए कि जब हम, जो भी हमारे पढ़ने हैं वाले हैं, जो पाठक हैं इसके, वो अपने व्यवहार में तुरंत ला सकते हैं। इसमें परवरिश अच्छी भी हुई तो ठीक है, खराब हुई तो भी ठीक है। तो ऐसी ऐसी बहुत से पॉइंट्स हैं पुस्तक में जो कि तुरंत उपयोग में लाए जा सकते हैं। और कई कई बार तो लगता है जैसे हमें कई बार के स्टुअर्ट मार्टन की किताब का कोई हिस्सा पढ़ रहे हैं कि उसने ये बात क्यों नहीं लिखी। ऐसी भूमिका आती है और कहीं जीवन की बहुत सी चीजों को किताब हल कर देती है। तो मैं समझता हूँ कि मुझे इतना ही आज बोलना चाहिए, और आगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रबल भैया। समय भी हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है, और हम अब विराम की तरफ चलते हैं, फिर बाद में अरुणा जी कह रहे हैं कि कार्यक्रम हो गया है, कार्यक्रम के बाद में, अरुणा जी कह रही है कार्यक्रम हो गया है, कार्यक्रम के बाद में तो डिनर भी कराना चाहिए, शिष्टाचार बताया है, तो कार्यक्रम के बाद डिनर, तो डिनर नीता जी की तरफ से आज है। धन्यवाद। नहीं करें, विनीता जी फोटो भेज रही हैं उसकी, आप एंजॉय करें। और मैंने बता ही दिया कि मुंह की साइज आप अपनी अपनी भेज दीजिए विनीता जी के पास में, आगे भी कई दफे काम आएगी। अभी आचार्य के लिए है, फिर उठ के जा सकती हूँ, लड्डू टेबल पे ही रखे हुए हैं। हाँ तो बता दीजिए, आप तो फोटो दिखा दीजिए, इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। हम तो यही करते हैं, किसी की याददाश्त कोई हमको याद नहीं, कोई हमको याद नहीं करे तो हम तो यही कहते हैं भैया एक बादाम की फोटो मैं रोज भेजूंगा आपको, उसको देखना, आपकी याददाश्त ठीक हो जाएगी। खानी इसलिए नहीं है कि अगर आपने बादामें खानी शुरू कर दी तो 5वीं क्लास में जो आपके साथ लड़कियां पढ़ती थी वो याद आने लग जाएंगी, और घर में हम नहीं चाहते क्लेश हो। इसलिए हम भी यही कहेंगे कि डायबिटीज हो, किसी को और कुछ प्रॉब्लम हो, तो इसलिए वो लड्डू खिलाएंगी नहीं, फोटो दिखा देंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और आप सभी का मैं आभार प्रकट करती हूँ प्रबल भैया। जैसे एक मिनट, जैसे लाइनों के बीच में, एक मिनट विनीता जी, जैसे लाइनों के बीच में मैं जो पढ़ पा रहा था, 4 फोटो के बीच में मैं पीछे देख पा रहा हूँ अरुणा जी भी हैं, तो उनको भी नमस्कार। जी नमस्कार, मैं पहुंचा रहा हूँ। धन्यवाद यादव। नमस्कार। मैं सभी को आभार प्रकट करती हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे पुस्तक के कुछ और चैप्टर्स के साथ, कुछ और विषयों के साथ। आप सभी के साथ फिर चर्चा होगी, और भी लोग कुछ मैं जोड़ूंगी अगली बार जिन लोगों ने पुस्तक ली है, पढ़ी है। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं हम विराम देते हैं, समाप्त नहीं करेंगे, क्योंकि अगली बार फिर इसी विषय पर हमें सुनना है, बोलना है और चर्चा करनी है। तो आप सभी का मैं आभार प्रकट करती हूँ। शुभ रात्रि। जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रणाम।